शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। अगले रोज मैं कैलाश होटल से इटैची केस उठवाकर ब्लू स्टार होटल में आ गया। यहाँ भी मैंने धर्मचंद के नाम ही से कमरा लिया था और रजिस्टर में अपने नाम के आगे ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी इंडियन डिफेंस इंटेलिजेंस लिखवाया। कमरे में आकर मैंने अपनी खास चीजों का जायजा लिया और टेलीफोन डायरेक्टरी खोलकर फौजी गैरिजन का नंबर तलाश करने लगा। मालूम हुआ कि अखनौर के करीब ही 16 जाट रेजिमेंट के एक रिजर्व बटालियन का हेडक्वार्टर है। उसके ऑफिसर कमांडर का नाम कर्नल राम सिंह दुर्ज था। मुझे बाल ठाकरे की रजामंदी बल्कि सिफारिश से सेंट्रल इंडियन डिफेंस इंटेलिजेंस की तरफ से OSD यानी ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी का एहसाजी ओहदा मिला हुआ था। मैंने अपने इस ओहदे को कभी इस्तेमाल नहीं किया था, अब उसे इस्तेमाल करने का वक्त आ गया था। जाट रेजिमेंट की रिजर्व बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर से मुलाकात करने से पहले मैंने जेब से बाल ठाकरे का खुफिया नंबर निकाला और बंबई शहर उसे फोन कर दिया। उसी नंबर पर वो हमेशा मिल जाता था। उसने रिसीवर उठाया और हस्बे मामूल पूछा कौन है। मैंने बड़े अदब से प्रणाम किया और कहा सेनापति जी, मैं आपका सेवक धर्मचंद। वो बोला कहो धर्मचंद, क्या प्रोग्रेस है? मैंने कहा सर बिल्कुल ठीक प्रोग्रेस जा रही है। मैंने पाकिस्तानी दुश्मनों के ठिकाने का सुराग लगा लिया है। मुझे मालूम है कि उनमें से एक पाकिस्तानी जासूस जम्मू के करीब अखनौर में जो हमारी बड़ी अहम मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वहाँ किसी भेस में आता जाता है। मैं अब अखनौर की उस इंस्टॉलेशन का रुख कर रहा हूँ। बाल ठाकरे ने जोर देकर कहा इस दफा दुश्मन को बचकर नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा सर मैं उसे नहीं निकलने दूंगा बल्कि उसके सारे साथियों को भी पकड़ लूंगा। आप सिर्फ इतनी कृपा करें कि अखनौर में तैनात जाट रेजिमेंट के बटालियन ऑफिसर कमांडिंग को मेरे बारे में अपने तौर पर कह दें कि मुझे वहां आने जाने की इजाजत मिल जाए। बाल ठाकरे ने फौरन हामी भरते हुए कहा उसकी तुम फिक्र न करो, मैं अभी दिल्ली सेक्रेटेरिएट फोन करके मिस्टर सुरेंद्र कोहली से कहता हूं कि अखनौर वाली रेजिमेंट की बटालियन कमांडर को मेरे बारे में इत्तला भेज दें, बाकी तुम उसी तरह मुझसे राब्ता रखना। मैंने कहा सेनापति जी मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। बाल ठाकरे ने फोन बंद कर दिया। बमुश्किल 1.5 मिनट लगा और मेरे लिए अखनौर की पाकिस्तान दुश्मन फौजी कलाबंदी तक रास्ता साफ हो गया। अब मैंने अपना शेड्यूल तब्दील कर लिया। उस रोज अपने टारगेट पर जाने की बजाय मैंने दूसरे रोज जाने का फैसला किया ताकि इस दौरान जाट रेजिमेंट के बटालियन कमांडर को इंडियन डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ का मेरे बारे में पैगाम मिल जाए। भारत की मरकजी डिफेंस इंटेलिजेंस बड़ा ताकतवर इदारा था, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी उसके मातहत थी। इस हकीकत से मैं बाखबर था, इसलिए मैंने ये पेशबंदी करवाई थी। वो दिन मैंने होटल में ही गुजार दिया, सिर्फ रात के वक्त एक फिल्म देखने चला गया। दूसरे दिन मैंने भारत के सियासी वर्करों वाला लिबास यानी खद्दर का कुर्ता पाजामा और गले में शिवसेना के खास जाफरानी रंग वाला गुलूबंद डाल लिया। डायरेक्टरी से मुझे बटालियन हेडक्वार्टर को जाने वाली सड़क का नाम मालूम हो गया था। ये जगह जम्मू कश्मीर से 15-20 मील के फासले पर थी। मैंने टैक्सी ली और अपने टारगेट की तरफ चल पड़ा। शहर से बाहर पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता था। ये हमारी कोहे मरी और एबटाबाद की तरह का पहाड़ी इलाका नहीं था। सूखे खुश्क पहाड़ थे, किसी पहाड़ पर सब्जे का टुकड़ा नजर आ जाता। छोटे छोटे टीले थे, हमवार मैदान भी थे और ऊंची नीची जमीन भी शुरू हो जाती थी। जम्मू में सर्दी थी। मैं टैक्सी की पिछली सीट पर कोने में लगकर बैठ गया। टैक्सी काफी देर तक सफर करने के बाद एक तरफ को पुख्ता सड़क पर मुड़ गई। यहाँ दोनों जानिब कहीं कहीं जंगली झाड़ियों और सूखी घास के दरमियान मिलिट्री ट्रक खड़े थे। दूर से 3-4 बैरकें दिखाई दी। फिर एक खारदार तारों वाला लकड़ी के शहतीरों से बना हुआ गेट आ गया। यहाँ फौजी संतरियों ने हाथ के इशारे से टैक्सी को दूर ही रुकने के लिए कहा। एक संतरी मार्च करता टैक्सी के पास आ गया। मैंने कहा मेरा नाम धर्मचंद है, मैं डिफेंस डिपार्टमेंट दिल्ली से आया हूँ। इंटेलिजेंस नाम मैंने जानबूझकर नहीं लिया था कि ये फौजी सिपाही लफ्ज डिपार्टमेंट समझ जाएगा। उसने कहा सर ठीक है, मगर हमें ऑर्डर नहीं है, आपको अपना ID कार्ड दिखाना होगा। मैंने जवाब दिया जवान ID कार्ड तो मेरे पास नहीं है, तुम अपने ऑफिसर कमांडिंग से फोन पर मेरी बात करवा दो। वो बोला ठीक है साहब, गाड़ी उधर लगा दो, मेरे साथ आओ। मैंने टैक्सी वाले को रुख्सत कर दिया क्योंकि मुझे यकीन था कि दिल्ली से डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ का टेलीफोन यहाँ आ चुका होगा। मैं खारदार तार वाले गेट के पास एक तरफ होकर खड़ा हो गया। संतरी अंदर बूथ में फोन करने चला गया। मैंने गहरी निगाहों से माहौल का मुशाहिदा किया। अगरचे मेरा असल टारगेट यानी अखनौर वाली कलाबंदी वहाँ से कुछ फासले पर दूसरी पहाड़ी की चोटी पर थी, लेकिन यहाँ भी फौज ने सिक्योरिटी का जबरदस्त इंतजाम कर रखा था। इतने में संतरी तेज तेज कदमों से चलता मेरे पास आ गया। बोला ठीक है जनाब, बड़े साहब ने आपको बुलाया है, मेरे साथ आ जाएं।
मैं अंदर दाखिल हो गया। ये उसी तरह का भारतीय फौजी कैंप था जिस तरह के फौजी कैंप हुआ करते हैं। एक तरफ बैरकें बनी हुई थी, जहाँ वहाँ फौजी गाड़ियां थी, खारदार तारें थी। मैं एक जरा अच्छी किस्म के बैरक की तरफ बढ़ा तो अंदर से एक फौजी अफसर फुल वर्दी में बाहर निकला और मेरी तरफ दोनों हाथ बढ़ाकर अंग्रेजी में बोला, अगर मैं धोखा नहीं खा रहा तो आप धर्मचंद ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल मैं वही हूँ और आप भी जरूर कर्नल राम सिंह होंगे। वो बोला, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज अंदर आ जाइए। मालूम हुआ कि ये जाट आर्टिलरी यानी तोप खाने की रेजिमेंट की बटालियन है और कर्नल राम सिंह टीले वाली कलाबंदी का इंचार्ज है। मेरे लिए मजीद सहूलत पैदा हो गई थी। उसने मेरी खूब आवभगत की। उसे सेंट्रल डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ का टेलीफोन आ चुका था और फोन पर मिस्टर कोहली ने उसे मेरा पूरा हुलिया भी बता दिया था। उस शनाख्त को मजीद तकवीत पहुंचाने के लिए मैंने कर्नल राम सिंह को अपना खुफिया नंबर भी बता दिया। मैंने उसके साथ कॉफी पी। नाम उसका राम सिंह था मगर उसके बाल वगैरह नहीं थे, वो राजपूत सिंह था। मैंने बातों ही बातों में उससे कश्मीर के महाज पर हुर्रियत पसंदों की बढ़ती हुई फौजी कार्रवाइयों और पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर पर मुमकिना हमले का जिक्र किया और कहा, मुझे यकीन है कि हमारी भारतीय आर्मी का डिफेंस यहाँ बहुत मजबूत होगा। राम सिंह कहने लगा, सर डिफेंस तो हमारा इतना जबरदस्त है कि हमारे ऊपर से पाकिस्तान का तेज से तेज रफ्तार जेट फाइटर भी नहीं गुजर सकता। उसके स्वागत के लिए हमारे स्टिंगर मिसाइल ऊपर टीले पर जगह जगह लगे हुए हैं। मैंने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और हमारी त्रिशूल तोपे भी तो हैं। कर्नल बोला, सर इस वक्त बरसगीर एशिया में इतनी ताकतवर और सैकड़ों मील तक मार करने वाली तोपें या तो इसराइल के पास हैं और या फिर हमारे पास हैं। पाकिस्तान के शहर जेहलम, गुजरात, वजीराबाद हमारी त्रिशूल तोपों की जद में हैं। गुफ्तगू अंग्रेजी में हो रही थी। मैंने कहा, इसके बावजूद हमें गाफिल नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तानी फौज भी पेशावर फौज है। अगर उसने हमला कर दिया तो हमारी तोपों की तरफ जरूर एडवांस करेगी और यकीनन गोलाबारी भी करेगी। राम सिंह कहने लगा, सर उनके पास कोई ऐसी तोप नहीं है जिसके गोले हमारे पैरामीटर्स तक पहुंच सकें। बाकी जहां तक जंग की सूरत में दुश्मन के एडवांस करने का ताल्लुक है तो वो सिर्फ टीले की दूसरी तरफ से ही एडवांस कर सकता है। वहां हमने पहाड़ी ढलान से लेकर नीचे नाले तक बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं। दुश्मन के छोटे ओपी तैयारों को मार गिराने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गनों के मोर्चे भी झाड़ियों में मौजूद हैं। इस एक ही मुलाकात में कर्नल राम सिंह ने मुझे बहुत कुछ बता दिया था। अब मुझे सिर्फ खुद अपनी आंखों से टीले वाली तोपों का मुशाहिदा करना था। दोपहर का खाना हमने वहीं कैंप के मेस में खाया। उसके बाद जब मैंने टीले वाले पैरामीटर्स को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया तो कर्नल राम सिंह मुझे जीप में बिठाकर टीले की तरफ चल पड़ा। इनकार वो इसलिए नहीं कर सकता था कि उसे मालूम था कि मुझे इंडियन सेंट्रल डिफेंस इंटेलिजेंस ने इसी काम के लिए भेजा है कि मैं वहां जाकर डिफेंस का मुआयना करूं और रिपोर्ट तैयार करके लाऊं। जब कलाबंदी वाला टीला आया तो मैं चौकन्ना हो गया और गहरी नजरों से एक एक झाड़ी और दरख्त को गौर से देखा। टीले वाली छोटी सड़क पर जो ऊपर तोपों तक जाती थी, खारदार तार का गेट लगा था। कर्नल की गाड़ी देखते ही संतरियों ने गेट खोल दिया। मैंने देख लिया कि गेट की दोनों जानिब जरा बुलंदी पर दो पक्के मोर्चे थे जिनमें से मशीन गन्नों की नालियां बाहर को निकली हुई थी। अब्दुल्लाह गवाले ने ठीक कहा था कि गेट के पास मशीन गन्ने लगी हुई हैं। टीले पर सड़क सांप की तरह बल खाती ऊपर जा रही थी। ऊपर जाकर मालूम हुआ कि वहाँ एक कलाबंदी नहीं है बल्कि साथ साथ बनी हुई दो कलाबंदियां हैं। ये सीमेंट और लोहे के बने हुए पैरामीटर्स थे जिनके ऊपर जाल डालकर उनमें दरख्तों की झाड़ियां उड़स दी गई थी। इस तरह उन्हें कैमोफ्लाज कर दिया गया था। दो पैरामीटरों में दो दो त्रिशूल तोपें नस्ब थी। बहुत बड़ी बड़ी तोपें थी। दोनों पैरामीटर्स के दाएं बाएं थोड़े थोड़े फासले पर झाड़ियों में स्टिंगर मिसाइल की सुर्ख नोक इस तरह नजर आ रही थी जैसे झाड़ी में जंगली फूल खिला हो। कर्नल राम सिंह ने मुझे पैरामीटर्स के आगे नशीबी ढलान दिखाते हुए कहा, यह सारा इलाका बारूदी सुरंगों से भरा हुआ है। यहाँ से ऊपर जो भी फौज एडवांस करेगी रास्ते में ही खत्म हो जाएगी। पैरामीटर्स यानी कलाबंदियों के अंदर कंप्यूटर लगे हुए थे। ये तोपें कंप्यूटर से निशाना लेती थीं और कंप्यूटर ही उन्हें फायर करता था। तोपची को सिर्फ कंप्यूटर के कीबोर्ड के हिस्से पर सिर्फ उंगली की ज़रब ही मारनी पड़ती। अंदर एक जानिब दीवार के साथ तोपों के बड़े बड़े गोले लगे हुए थे। कर्नल राम सिंह ने दूरबीन मुझे देकर कहा, सर उधर जरा बाएं जानिब देखें, आपको सियालकोट की छावनी के मकान नजर आएंगे। मैंने दूरबीन आंखों से लगाकर देखा तो हैरान रह गया। मेरी आंखों के सामने छोटे छोटे माचिस की डिब्बियों के साइज के कुछ मकान थे। ये पाकिस्तान की सियालकोट छावनी का इलाका था। यहाँ से अगर फायर किया जाए तो वो सियालकोट छावनी के इलाके में जबरदस्त तबाही मचा सकता था। मैंने दूरबीन आंखों से लगाए हुए अपने दिल में कहा, इंशाल्लाह मैं इन तोपों का एक भी गोला फायर नहीं होने दूंगा। पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैंने एक ही दिन में इतनी बड़ी फौजी इंस्टॉलेशन की पूरी तफसीलात हासिल की हों। ये इसलिए हुआ था कि बाल ठाकरे ने मेरे लिए पहले ही से मैदान साफ कर दिया था और बजाय इसके कि हम लोग छुप छुप कर या भेस बदल कर इन तनसीबात का जायजा लेते, वहाँ का जिम्मेदार भारतीय फौजी अफसर खुद मुझे सारी तनसीबात दिखा रहा था और उनकी कारकर्दगी के बारे में भी बता रहा था। मैं जब वहाँ से होटल वापस आया तो मेरा जहन भरा हुआ था। मैंने पहला काम
काम ये किया कि कागज पर शॉर्ट हैंड और खुफिया इशारों में ये सारी तफसील इस तरह लिख दी कि कोई दूसरा उसे न पढ़ सके। रात को बिस्तर पर लेट कर मैं सोचने लगा कि टारगेट मेरे सामने बत्तख की तरह बैठा हुआ है, सिर्फ चंद एक जगहों पर धमाका खेज माइक्रोचिप्स लगाने हैं, वो मैं बड़ी आसानी से दूसरी बार मुआयना करने के बहाने जाकर लगा सकता हूँ। लेकिन एक ख्याल बार बार मेरे जहन में आ रहा था कि अगर मैंने ये कलाबंदियां तबाह कर दी तो कहीं बाल ठाकरे और डिफेंस इंटेलिजेंस वाले मुझ पर शक तो नहीं करने लगेंगे, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका था कि मैं पृथ्वी मिसाइलों के अड्डे का मुआयना करके बंबई वापस आया तो पीछे सारा अड्डा तबाह हो गया था। मिसाइलों के अड्डे की तबाही से पहले तो मैंने पेशबंदी के तौर पर चक्रवर्ती का ड्रामा भी खेला था, इस बार तो ऐसे किसी ड्रामे की भी गुंजाइश नहीं थी। ये ख्याल मुझे परेशान करने लगा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी जासूसों को भी नहीं पकड़वा सकूंगा और अखनूर की कलाबंदियां भी धमाके से उड़ जाएंगी। पिछली बार तकरीबन यही हुआ था कि मैंने किसी पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार नहीं किया था और पृथ्वी मिसाइलों का अड्डा नीस्तो नाबूद हो गया था। बाल ठाकरे को मुझ पर चाहे कितना ही एतमाद सही, मगर वो एक ज़हीन शख्स है, वो कोई अहमक आदमी नहीं है। इसके अलावा इस बात का भी इम्कान है कि बालाजी राव मेरे खिलाफ उसके कान भरने शुरू कर दे। वो पहले ही मुझसे हसद करने लगा था, क्योंकि मैं उसकी निस्बत बाल ठाकरे के ज्यादा करीब हो गया था। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? इन तोपों और स्टिंगर मिसाइलों को तबाह करना भी जरूरी था। ठीक है, भारत के पास स्टिंगर मिसाइलों की कमी नहीं, वो और मंगवा सकता था, तोपें भी वो और मंगवा सकता था, लेकिन जो तोपें और स्टिंगर मिसाइल लगे हुए मैं अपनी आंखों से देख रहा था, उनको मलियामेट करना मेरा फर्ज था। मैंने आखिर में यही फैसला किया कि कमांडो शेरबाज से मशवरा करने के बाद कोई फैसला किया जाए। दूसरे रोज होटल में वही बूढ़ा कश्मीरी मेरे पास आ गया। मैंने उसे कहा कि मैं आज रात खुफिया हाइड आउट में शेरबाज से मिलने जा रहा हूँ। वो मेरा पैगाम लेकर चला गया। मैंने दिन बड़ी बेचैनी से गुजारा। रात आधी गुजरी ही थी कि मैं होटल से निकलकर खुफिया ठिकाने की तरफ चल पड़ा। कमांडो शेरबाज वहाँ मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने जाते ही सारी सूरत हाल खोलकर बयान कर दी और पूछा, तुम क्या मशवरा देते हो? अगर तो इन कलाबंदियों को तबाह करने के बाद मुझे बाल ठाकरे से कोई सरोकार नहीं रखना और सेंट्रल डिफेंस इंटेलिजेंस से भी अपना नाता हमेशा के लिए तोड़ देना है, तो मैं आज ही जाकर तोपों और स्टिंगर मिसाइलों में धमाका खेज माइक्रोचिप्स लगा आता हूँ। लेकिन अगर हमें इन लोगों के साथ रहकर अपने आप को, कश्मीरी मुजाहिदों को और पाकिस्तान को भारत के जारहाना मजमूम फौजी अज़ाइम से बाखबर रखना है, तो फिर हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। कमांडो शेरबाज गहरी सोच में गुम हो गया। कुछ देर बाद कहने लगा, तुम्हारा तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त है। इस बार इस बात का इम्कान है कि बाल ठाकरे वगैरह को तुम पर शक पड़ जाए, लेकिन हैदर अली, इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम इन तोपों को पाकिस्तान के शहरों पर आग और बारूद उगलने की इजाजत दे दें। मैंने फौरन उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है शेरबाज, ये टारगेट तो हमें मारना ही है। इन तोपों और गाइडेड स्टिंगर मिसाइलों को तो हमें हर हालत में तबाह करना है, लेकिन चूंकि कोई ऐसी इमरजेंसी अभी पैदा नहीं हुई कि ये तोपें पाकिस्तान के शहरों पर गोलाबारी शुरू कर दें, इसलिए हम इस मिशन को थोड़ा सा लेट कर सकते हैं। इस दौरान मैं यहाँ से बंबई चला जाऊंगा और वहाँ जाकर बाल ठाकरे से कहूंगा कि मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तानी जासूस गुजरात काठियावाड़ के इलाके में भारतीय फौजी तंसीबात का सुराग लगाने दाखिल हो गए हैं। इस तरह कुछ अरसे बाद जब उसकी तवज्जो अखनूर की उन फौजी कलाबंदियों की तरफ से हट जाएगी, तो फिर मैं किसी दूसरे शहर जाने का बहाना बनाकर बंबई से सीधा यहाँ तुम्हारे पास आ जाऊंगा और हम अपना कमांडो ऑपरेशन शुरू कर देंगे। फिर मैं कर्नल राम सिंह से भी बतौर इंटेलिजेंस स्पेशल ऑफिसर के भी नहीं मिलूंगा, उसे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा और रात के अंधेरे में हम अपने टारगेट पर जाकर माइक्रोचिप्स लगाएंगे। इलाके का सर्वे तो मैं कर चुका हूँ। एक एक पैरामीटर, एक एक गन पोस्ट और एक एक झाड़ी मेरी निगाहों में है। कमांडो शेरबाज को मेरी तजवीज पसंद आई। कहने लगा, लेकिन अगर इस दौरान भारत ने जंग छेड़ दी तो क्या तुम इतनी जल्दी यहाँ पहुँच सकोगे? पहुँच भी जाओगे तो जंग की हालत में हमारा तोपों के मोर्चे तक पहुँचना मुमकिन नहीं होगा। मैंने कहा, अगर जंग छिड़ने वाली होगी तो मुझे बाल ठाकरे की वजह से पहले ही मालूम हो जाएगा। मैं जंग शुरू होने से पहले यहाँ पहुँच जाऊंगा। दूसरे रोज मैं बंबई जाने के बारे में सोच रहा था कि होटल में अचानक अखनूर वाली रिजर्व आर्टिलरी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर राम सिंह का फोन आ गया। रिसेप्शन से जब मुझे फोन पर कहा गया कि कर्नल राम सिंह आपसे बात करना चाहते हैं, तो मुझे तशवीश हुई कि उसको मुझे अचानक फोन करने की जरूरत कैसे पड़ गई। मैंने होटल के टेलीफोन ऑपरेटर से कहा, मिला दीजिए। कर्नल राम सिंह ने पूछा, सर आप धर्मचंद जी बोल रहे हैं? मैंने कहा, जी हाँ कर्नल साहब, मैं धर्मचंद ही हूँ। वो कहने लगा, सर दिल्ली से मुझे वायरलेस पर कहा गया है कि मैं आपसे राब्ता करके कहूँ कि आप श्रीमान बाल ठाकरे जी को फोन कर लें। मैंने कहा, ओके कर्नल साहब, मैं अभी फोन करता हूँ, थैंक यू। कर्नल साहब ने फोन मुनक़ता कर दिया।
मैं सोच में पड़ गया कि खुदा करे कहीं पीछे कोई गड़बड़ ना हो गई हो। मुझे हर वक्त सिर्फ एक ही धड़का लगा रहता था कि पाकिस्तान की जेल से कहीं असली धर्मचंद फरार होकर इंडिया न पहुंच जाए। अगर वो इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हो जाता तो फिर मेरा इंडिया में कहीं कोई ठिकाना नहीं था और मेरा किसी भारी मुसीबत में फंस जाना यकीनी था। मैंने धड़कते दिल के साथ बम्बई का नंबर डायल किया। बम्बई से बाल ठाकरे के प्राइवेट सेक्रेटरी मिस्टर जोशी ने कहा, धर्मचंद जी होल्ड करें, मैं सेनापति जी से बात करवाता हूँ। दूसरे लम्हे बाल ठाकरे की आवाज सुनाई दी, धर्मचंद तुम हो? मैंने कहा, महाराज मैं हूँ आपका सेवक, हुक्म कीजिए। बाल ठाकरे ने मुझसे प्रोग्रेस के बारे में पूछा। मैंने कहा, सर मेरी इत्तला के मुताबिक ये 3 पाकिस्तानी जासूस हैं और उन्हें कमांडो ट्रेनिंग भी मिली है। इस वक्त वो जम्मू कश्मीर में नहीं हैं। खबर मिली है कि वो गुजरात काठियावाड़ की तरफ फरार हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि इस इलाके में दाखिल होकर उनका सुराग लगाऊं। बाल ठाकरे बोला, ठीक है तुम आ जाओ, मैं खुद भी तुम्हें यहाँ बुलाना चाहता हूँ। जहाँ तुम्हारी जरूरत पड़ गई है आओगे तो बताऊंगा, बस तुम कोई भी फ्लाइट पकड़कर बम्बई पहुंच जाओ। और बाल ठाकरे ने फोन बंद कर दिया। इस ख्याल से मैं खुश हुआ कि मेरा रास्ता बाल ठाकरे ने खुद ही साफ कर दिया था, मगर इस बात से तशवीश भी हुई कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी पड़ गई है। बहरहाल 1 घंटे बाद मैं जहाज में बैठा हुआ था और जहाज बम्बई की तरफ परवाज कर रहा था। सारा रास्ता यही सोचता रहा कि ऐसा कौन सा काम हो सकता है। बम्बई पहुंचते ही मैं बाल ठाकरे से मुलाकात करने उसकी कोठी पर आ गया। उसके पास बालाजी राव भी बैठा हुआ था। बालाजी को देखते ही मेरा माथा ठनका कि कहीं इस शख्स ने मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रखी, क्योंकि वो मुझसे जबरदस्त हसद करने लगा था। मैंने उसकी जगह ले ली थी और बाल ठाकरे अब सारे मशवरे मुझसे ही करता था। बाल ठाकरे ने मुझे बैठने का इशारा किया, कहने लगा, धर्मचंद मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि यहाँ हम पाकिस्तान में भेजने के लिए दहशतगर्दों की एक नई पार्टी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये पार्टी बड़े खूनी और कातिल किस्म के जराइम पेशा लोगों की है। इनमें से हर एक ने 2-2, 3-3 खून किए हैं और उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं। हमने उन्हें इस शर्त पर जेल से पे रोल पर रिहा किया है कि अगर पाकिस्तान जाकर उनमें से हर एक ने कम से कम 15-15 मुसलमानों का खून किया तो यहाँ आने पर उनकी बाकी सजा माफ कर दी जाएगी। मैंने दिल में सोचा कि ये शख्स वाकई मुसलमानों का जानी दुश्मन है। कैसी कैसी खूनरेजी की स्कीमें पाकिस्तानी मुसलमानों के खिलाफ तैयार करता रहता है। बालाजी राव उसके पास बैठा हुआ था। वो बोला, धर्मचंद जी तुम उस पार्टी के इंचार्ज होगे और तुम्हारा काम ये होगा कि इनमें से हर एक की बारी बारी रहनुमाई करो। इनको पाकिस्तान में मुसलमानों की बड़ी बड़ी मजहबी जमातों के लीडरों की शक्लें दिखाओ ताकि ये बारी बारी उन्हें मौत के घाट उतारते रहें। इन दहशतगर्दों में से हर एक दहशतगर्द से तुमने कम से कम पाकिस्तान के 15 मजहबी लीडरों और उनके साथियों को कत्ल करवाना है। ये लोग तुम्हारी निगरानी में मस्जिदों में भी बम फेंकेंगे, तुम उनके कत्ल का हिसाब लिखोगे। बाल ठाकरे बोला, तुम्हें इसलिए चुना गया है कि तुम पाकिस्तान के हालात और शहरों से वाकिफ हो। क्या तुम इस मिशन के लिए तैयार हो? मैं अपने इंतहाई अहम मिशन अखनौर को थोड़ी देर के लिए मुलतवी जरूर करना चाहता था, लेकिन ये मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि बाल ठाकरे मुझे इस किस्म के मुतबादिल मिशन पर पाकिस्तान भेजने का प्रोग्राम बना चुका है। मगर मैं इनकार भी नहीं कर सकता था। इसमें कोई शक नहीं था कि मैं दहशतगर्दों को पाकिस्तान स्मगल किए जाने के बाद जब चाहूं उन्हें गिरफ्तार करवा सकता था, लेकिन इस तरह मुझ पर शुबा किया जा सकता था। इससे पहले मैं महाभारत के कई दहशतगर्दों को पाकिस्तान में हलाक करवा चुका था। बहुत मुमकिन था कि बालाजी राव ने बाल ठाकरे को मशवरा दिया हो कि इस कातिलाना मुहिम पर धर्मचंद को गाइड के तौर पर भेजा जाए। हो सकता है दरपर्दा उसने बाल ठाकरे के कान में ये बात डाल दी हो कि धर्मचंद की पाकिस्तान में कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं रही और धर्मचंद की क़यादत में हमारे कई दहशतगर्द या तो पकड़े गए हैं या मारे गए हैं। इस बिना पर मुझे शक पड़ता है कि कहीं धर्मचंद डबल एजेंट तो नहीं बन गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दौलत के लालच में आकर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा हो। ये बात तो बालाजी राव के भी वहमो गुमान में अभी तक नहीं आई थी कि मैं असली धर्मचंद नहीं हूँ, बल्कि पाकिस्तानी मुसलमान हूँ और मेरा नाम हैदर अली है और मैं धर्मचंद का हमशक्ल हूँ और उसका हमशक्ल बनकर भारत में पाकिस्तान की सलामती के खुफिया मिशन पर आया हूँ। अगर ऐसी बात होती तो अब तक मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर कर भारत के गिद्धों को खिलाए जा चुके होते। चूंकि मेरा ये राज अभी तक राज ही था और अफशा नहीं हुआ था, इसलिए मैं मुतमईन था। सिर्फ मैंने इस बार ज्यादा मोहतात होने का फैसला जरूर कर लिया था। चुनाचे मैंने बाल ठाकरे से कहा, सेनापति जी ये कैसे हो सकता है कि मैं इनकार कर दूं? मुझे तो भारत माता की सेवा का भी मौका मिल रहा है। बाल ठाकरे ने बालाजी राव से कहा, राव तुम धर्मचंद को अभी ट्रेनिंग सेंटर ले जाओ और उन आदमियों से मिलवा दो। बाल ठाकरे ने पाकिस्तानी जासूसों के गुजरात काठियावाड़ के इलाके में दाखिल होने की मेरी इत्तला के बारे में कहा। इन जासूसों का सुराग हमारी शिव
सेना की इंटेलिजेंस लगा लेगी। तुम्हारा इस मिशन पर पाकिस्तान जाना बहुत जरूरी है। और हाँ, इस्लामाबाद में जो औरत तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे फ्लैट में रह रही थी, उसे हमने वापस बुला लिया है। अब इस्लामाबाद वाले फ्लैट में हमारे सिफारतकार का एक मुलाजिम रह रहा है, जिसने अपने आप को तुम्हारा कारोबारी पार्टनर जाहिर किया हुआ है। तुम्हारे शोरूम को तुम्हारा मुसलमान मुलाजिम ही चला रहा है। तुम इन कातिल दहशतगर्दों को इस्लामाबाद में बैठकर गाइड करोगे और जिस पाकिस्तानी मुसलमान को कत्ल करवाना होगा उसकी स्कीम तुम अपने फ्लैट पर ही तैयार करोगे। मैंने दिल में कहा कि ये तो तुम भूल जाओ भारत के नमरूद बाल ठाकरे कि मेरे हाथ से किसी पाकिस्तानी मुसलमान का खून होगा। खुदा ने चाहा तो जिन कातिल दहशतगर्दों को तुम मुसलमानों का खून बहाने और पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए भेज रहे हो, उनमें से एक भी वापस नहीं आएगा। इस दफा ऐसी हिकमत अमली से काम लूंगा कि तुम और बालाजी राव खुद कह उठेंगे कि धर्मचंद ने तो अपनी जान की बाजी लगा दी थी, हमारे दहशतगर्दों से कुछ नहीं हो सका। मैंने बाल ठाकरे से कहा, ऐसा ही होगा सेनापति जी, आप बेफिक्र रहें। उसके बाद बालाजी राव मुझे लेकर बंबई के मजाफात में दहशतगर्दों का जो ट्रेनिंग सेंटर था उस तरफ ले गया। मैंने रास्ते में बालाजी राव से पूछा, ये कुल कितने दहशतगर्द हैं? जब उसने बताया कि कुल 3 दहशतगर्द हैं तो मैंने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा, सिर्फ 3 ही हैं। बालाजी राव कहने लगा, धर्मचंद, ये 3 आदमी 50 कातिलों के बराबर हैं। इनमें से हर एक ने कम से कम 3-3 खून किए हुए हैं। मौके की शहादतें न मिलने की वजह से इन्हें उम्र कैद हुई है, वरना अब तक ये फांसी पा चुके होते। ये 3 कई दहशतगर्दों पर भारी हैं। मैंने दिल में इत्मीनान का सांस लिया कि सिर्फ 3 ही दहशतगर्द हैं। हैरानी का इजहार मैंने ऊपर ऊपर से किया था। इन तीनों को मैं पाकिस्तान जाकर आसानी से ठिकाने लगा सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।